हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आपने यदि मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अब रेगुलर क्लासेस होने लगेंगी। तो अब हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थर्ड ईयर की डायनामिक्स की। और मेरा नाम है जोगिंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स। और अब से मैं आपको डायनामिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं मेन जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे और आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं कराएगा, वो बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइक्लॉइड मोशन या फिर चक्रीय गति कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में मैं आपको थ्योरी और एग्जाम्पल साथ में कराऊंगा। अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं। तो हमारा जो साइक्लॉइड मोशन है इसको देखो, समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। साइक्लॉइड मोशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पार्टिकल यदि एक पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में गति करता है तो वो कहलाता है सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। लेकिन साइक्लॉइड मोशन में क्या होता है, साइक्लॉइड मोशन को यदि डिफाइन करें तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि कोई एक सर्किल है या फिर कोई एक टायर है, जैसे गाड़ी का टायर होता है, तो यदि उसमें एक पॉइंट फिक्स कर लें, ठीक है, और उस पॉइंट फिक्स करने के बाद यदि वो जो सर्किल है या फिर टायर है यदि वो रोलिंग करता है तो रोलिंग करते हुए जो ऊपर का जो फिक्स पॉइंट है उसका जो मोशन होगा, उससे जो बिंदुपथ या फिर लोकस होगा वो हमारा चक्रीय गति कहलाएगा। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो ये गति है ए ओ ए डैश, ये जो चक्रीय गति है ये चक्रीय गति का उदाहरण है। उसका जैसे एक सर्किल हम लेते हैं तो सर्किल पे एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। तो यदि ये सर्किल यहाँ से स्टार्ट होगा और उसका एक पॉइंट जैसे वाला पॉइंट है ओ पॉइंट है सर्किल का, तो यदि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर होगा यहाँ पे। फिर जैसे सर्किल घूमता जाएगा तो ये पॉइंट इसका मोशन ऐसे होता जाएगा। जब सर्किल यहाँ पे आ जाएगा तो ये पॉइंट ओ यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जब सर्किल रोलिंग करता हुआ आगे बढ़ेगा तो इस ओ का जो बिंदुपथ होगा वो इस प्रकार से ए की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो सर्किल है जिस पे जो हमारा पॉइंट उपस्थित है वो कहलाएगा, ये हमारा जनरेटिंग सर्किल कहलाएगा। इसका जो जनरेटर है इस चक्रीय गति का जनरेटिंग सर्किल कहलाएगा। ए हमारे जो डेफिनेशन है, जो हम क्वेश्चंस में हमारे जो डेफिनेशन आएंगे उनको क्वेश्चंस को समझने के लिए हमको बेसिक समझना पड़ेगा। डेफिनेशन ए पॉइंट और ए डैश और ए ये हमारे कहलाते हैं कस्प्स, इनका जो नाम है कस्प्स कहलाते हैं। जो वाई डैश ओ है ये हमारी जो लाइन है ये इसकी एक्सिस कहलाती है। ए डैश जो ये लाइन है ये लाइन कहलाती है ए डैश कहलाती है, इसका बेस या आधार कहलाता है। और जो ओ बिंदु है ये इसका वर्टेक्स या फिर शीर्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे चक्रीय गति का जो डायग्राम है इसके बेसिक डेफिनेशन है। अब हम देखिए इसका जो मोशन होगा उस मोशन पे हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और तो अब हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो यदि हम किसी चक्रीय गति के इक्वेशन की बात करते हैं, तो अब हम देखिए इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है, मैं बता देता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड जो इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप की इक्वेशन हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट में भी मिलेंगी इक्वेशन, और सी के साथ साथ इसको हमारे पास इक्वेशन मिलेंगी वो इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी। तो मैं सारी इक्वेशन लिख देता हूँ आपको। जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आती है, फर्स्ट इक्वेशन आती है ये है इक्वेशन एक्स वाई, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से कैसे मिलेगा, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं, जैसे जैसे हम थीटा को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो जैसे थीटा चेंज होता जाएगा, सारे कोऑर्डिनेट इस बिंदु पे आते रहेंगे, ठीक है, और यहाँ से फिर ये ट्रेस हो जाएगा। तो हमारे पास ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। यदि इसका दूसरे इक्वेशन की बात करें, नैज समीकरण कहलाता है, नैज समीकरण। ठीक है, अब हम इसमें तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं। तो इसकी यदि वक्रता त्रिज्या देखें, इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो ये हमारे पास थोड़ी इसकी इक्वेशन हमने देख ली हैं। अब हम इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। अब देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमको एक
ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी वी फ्रॉम द कस्प ऑफ ए स्मूथ साइक्लोइड। हमको एक साइक्लोइड दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उसका डायग्राम बनाते जाइए और साथ साथ में उसके जो इक्वेशंस है वो भी लिखते हैं, तो इससे हमारा बहुत आसानी से सॉल्व जाएगा। तो हमारा फर्स्ट है कि पहले डायग्राम आते हैं, हमको कस्प दिया तो इसकी एक्सिस है, ठीक है। वो एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वी, एक जो पार्टिकल है वो उसकी जो वेलोसिटी वी से प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द कस्प ऑफ ए स्मूथ साइक्लोइड, एक जो स्मूथ चिकना एक साइक्लोइड है उस पर क्या जाता है, हुज एक्सिस इज वर्टिकल, उसकी एक्सिस तो वर्टिकल है, एट वर्टेक्स लोएस्ट डाउन द आर्क। जो इसका मैंने बताया था आपको, जो वर्टेक्स होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये हमारा ये आ गया, ये हमारा आ जाएगा एक्सिस हो गई है, इसका जो वर्टेक्स है ओ वो नीचे की साइड है, ठीक है। और हमको दिया हुआ है कि यहाँ से एक मतलब फ्रॉम द कस्प से, तो हम या तो यहाँ से ड्रॉप करें यहाँ से ड्रॉप करें, उस एक ही बात है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक पार्टिकल को हम क्या करते हैं, v वेलोसिटी से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी हमको v पता है, v वेलोसिटी से छोड़ा गया है। हमसे पूछा गया है कि इसका जो जनरेटिंग सर्किल है उसकी, मैंने बताया जनरेटिंग सर्किल की रेडियस हमको दी हुई है। हमको कहा गया है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से जाता हुआ शीर्ष तक पहुँचेगा तो उसको कुछ समय लगेगा, तो हमको दिखाना है कि जो समय है वो इसके बराबर है। कैलकुलेशन से हमको निकालना है कि एक पार्टिकल जब v इस पॉइंट से कस्प से a से जाता हुआ o तक पहुँचेगा, तो हमको इस o के लिए उसको हमको क्या करना है, टोटल समय निकालना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले डायग्राम बना उसका, उसके बाद में इक्वेशन लिखी जाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम मान लेते हैं कि हमने इस पार्टिकल को यहाँ से, इसका जो कस्प है ए डैश, वहाँ से किसी एक से हमने इसको ड्रॉप किया। तो जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया तो ये जो पार्टिकल है यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करेगा और कुछ समय बाद ही क्या मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन हमको तो टाइम निकालना है एक बार यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन जनरली हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मतलब टैकल कर सकते हैं। तो जनरल किसी पॉइंट के लिए निकालते हैं, फिर बाद में इसके लिए ओ के लिए हम इसको निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसका जो नैज समीकरण पढ़ा था हमने, इसका नैज समीकरण में पढ़ा था S = 4a sin phi, ये हमने नैज समीकरण पढ़ा था परवलैज का साइक्लोइड का। तो इसका यूज हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे S होता है कि शीर्ष से किसी बिंदु द्वारा जो वो बनाया जाता है, क्या कहते हैं इसको, त्रिज्यक चाप बनाया जाता है, तो उसकी लंबाई S होती है। और इसके साथ साथ ये जो एंगल बनाया जाता है, ये एंगल है, ये देखिए ये जो एंगल है ये हमारा फाई एंगल होता है। स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया एंगल किसी पॉइंट पे ये हमारा फाई होगा और उस बिंदु तक जो तय की गई दूरी होगी वो होगी S। तो इसका यूज़ करेंगे हम। तो हम मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे है, तो उसकी उस बिंदु पे पार्टिकल की जो स्पर्श रेखा है वो उसका एंगल फाई बना रही है। तो अगर ये एंगल फाई हो गया तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। और mg का, और इस कण पे जो बल लगेंगे, पहला बल तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे की साइड, एक बल लगेगा प्रतिक्रिया बल r इस साइड। अब इसके जो घटक किए जाएंगे तो mg का एक घटक इस साइड में हो जाएगा mg cos फाई इस डायरेक्शन में, और एक घटक की तरह आएगा, ये हो जाएगा mg sin फाई। तो हमारे पास दोनों घटक हो गए, टोटल घटक हो गए। अब यदि इसकी हम त्वरण की बात करते हैं, क्योंकि फोर्स है तो त्वरण भी होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो डायरेक्शन, एक तो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन और एक है अभिलंब की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब दोनों डायरेक्शन में हम इसको त्वरण लिख सकते हैं। तो जो पहला त्वरण आएगा वो आएगा स्पर्श रेखा में, स्पर्श रेखीय त्वरण, इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हम देखते हैं कि स्पर्श रेखा की दिशा में एक ही बल मिलेगा आपको, और वो है mg sin फाई, ठीक है। और इस कण की डायरेक्शन देखेंगे आप तो वो होगी इस साइड, वेलोसिटी किस साइड है, इधर से जाते हुए कण की डायरेक्शन इधर है, और इसका जो त्वरण है पीछे की तरफ लग रहा है। तो वही हो जाएगा, हमको पता है कि त्वरण होता है d²s/dt², ये होगा स्पर्श रेखीय त्वरण, और उसको हमको पता है वो क्या है, -mg sin फाई, सॉरी
इसको त्वरण की बात करें तो m हट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया स्पर्शक के त्वरण। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि डायरेक्शन इस साइड है इसकी और कर्ण की डायरेक्शन उस साइड है। दूसरा घटक आएगा हमारे पास अभिलंब दिशा में त्वरण, ये होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा, इसका होता है v² इक्वल टू, ये होता है हमारा फॉर्मूला नॉर्मल एक्सेलरेशन का, और ये हो जाएगा इक्वल टू, आप देखिए नॉर्मल में एक फोर्स r है और एक mg cos फाई, तो ये हो जाएगा r माइनस mg cos फाई। अब क्योंकि हम यहाँ पे ये तो फोर्स है, ये त्वरण है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, m से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से m हट जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। देखिए कि जैसे ये कण यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये जो स्पर्शक के त्वरण है इसको वापस इस डायरेक्शन में खींचेगा, फिर यहाँ स्पर्शक के त्वरण फिर इधर डायरेक्शन में खींचेगा, तो इसका मतलब है कि कण एक तरह से SHM करेगा, सरलावर्त गति करेगा, और सरलावर्त गति करने के लिए जो बल उत्तरदायी है वो है यहाँ पे mg sin फाई, जो इसको इधर लेके जा रहा है वापस। तो हम कह सकते हैं कि जो ये है, ये क्वेश्चन किसका होगा, SHM का, और आप यहाँ से देख भी सकते हो ये SHM का इक्वेशन है। अब देखिए फ़र्क यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाई एंगल है, यहाँ t है, तो इनको हम कैसे करेंगे, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से जो साइन फाई है, हम कोई नए समीकरण से लिख सकते हैं, हम साइन फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू s/4a। तो ये हमारे इक्वेशन किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, d²s/dt² इज इक्वल टू -g s/4a। तो हमारा जो इक्वेशन है, इसको आप और से देखोगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से, तो ये जो क्वेश्चन होगा, ये थ्योरेटिकल भी देखो SHM का क्वेश्चन आ रहा है, SHM सरलावर्त गति का, और प्रैक्टिकल भी हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब जैसे कण यहाँ जाएगा तो ये फोर्स को वापस खींचेगा, फिर वापस ये फोर्स इधर डायरेक्शन लगेगा, तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है इस फोर्स की, और ये हमेशा डायरेक्शन इसी दिशा में है, तो ये हमको क्या करता जाएगा, सरलावर्त गति करते हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया एक सरलावर्त गति का समीकरण, ठीक है। और जिसका हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो t होगा, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल या टाइम पीरियड, वो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको तुलना करोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 2π √g/4a, ये तो आ जाएगा इसका आवर्तकाल, इस सरलावर्त गति का आवर्तकाल। अब हमको बस ये टोटल टाइम निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा। इसको लिख सकते हैं, त्वरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -g/4as, इसके बराबर है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको यूज़ कैसे किया जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, s वाले पद एक साइड, तो हो जाएगा v dv इक्वल टू -g/4a ds। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v²/2 इक्वल टू -g/4a, यहाँ सॉरी s है, और s²/2 प्लस c आ जाएगा। इस 2 को भी यदि हम हटा देते हैं तो ये भी इस कांस्टेंट में मिल जाएगा, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा v² इक्वल टू -g/4a² प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको इंटीग्रेट करने के बाद अब हम इसको इक्वेशन इसलिए निकालें क्योंकि हमको जो कैपिटल v है इसको हमको यूज़ करना है इसके अंदर। तो हमको पता है कि यहाँ पे लिमिट हम लगा सकते हैं कि हमें पता है कि जब ये s है, ठीक है, ये s हमने जहाँ से नापा है, तो टोटल वेलोसिटी v है। जब हमारा s हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि क्वेश्चन में है कि जब स्टार्टिंग में इसको छोड़ा गया है इस पॉइंट से, तब इसकी वेलोसिटी v है। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से टोटल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसे ना, जब मैंने बताया कि जब यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, उस पॉइंट पे इस की वेलोसिटी है, तो यहाँ से हम रख सकते हैं कि जब s की वैल्यू 4a है, s की वैल्यू क्या है 4a, क्योंकि हमको रेडियस a दी हुई है, s की वैल्यू जब 4a है इस पॉइंट पे, तो हमारा v की वेलोसिटी
वी की वैल्यू है कैपिटल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रखेंगे यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से इसको यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन 4a, और यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर इज प्लस सी। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे ए जी, यहाँ पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो हमारी इक्वेशन है जो ये थी, अभी कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर प्लस 4ac। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन, गति की समीकरण हमारे पास ये आ गई है। तो यहाँ से हम इसका क्या कर सकते हैं, अब इस इक्वेशन से क्योंकि ये v है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका टोटल टाइम निकाल सकते हैं। अब उसको टाइम को हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन के अंदर से हमने क्या किया कि g/4a को बाहर निकाल लिया। तो जब g/4a को बाहर निकालेंगे तो अंदर में इसके साथ तो बच जाएगा 4a/g, और ये यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे इसका अंडर रूट भी ले लेते, तो अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे v के साथ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्योंकि v के साथ जो हमारा जो s है वो घटते जा रहा है, तो यहाँ से हमने माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने सिंपल इसका अंडर रूट लेके और g/4a बाहर निकाल के अंडर रूट करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमको टाइप करंट निकालने के लिए इस v को क्या लिख सकते हैं हम, ds/dt। तो s वाले पद एक साइड और t वाले पद एक साइड, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ds/dt इक्वल टू माइनस g/4a और अंडर रूट 4a/g v स्क्वायर प्लस 4ac माइनस, ये हमने कर दिया। यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ से हम इंटीग्रेट करना है, सिंपल सा, s वाले पद एक साइड और t वाले पद एक साइड। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखते हैं dt इक्वल टू t को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा तो हमने यहाँ से क्या किया कि t वाले पद एक साइड लेके आ गए और s वाले पद एक साइड लेके आ गए, तो हमारे पास ये हो जाएगा। यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन है ds/√a² माइनस s² टाइप का इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स s अपॉन इसका अंडर रूट 4ac v² प्लस 4a, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमको लिमिट निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि जब टाइम स्टार्ट होता जब 0 था और t वो टाइम है जब वो बिंदु पे पहुंच गया, उस केस में यदि हम लिमिट देखते हैं s की, तो जब यहाँ पे जब पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ पे जब पॉइंट था तो यहाँ पे जो पॉइंट था तो उसकी यहाँ पे s की वैल्यू थी 4a और t था 0, और इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे s है 0 और टाइम है t। तो यहाँ पे s की लिमिट क्या हो जाएगी 4a से 0, तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी 4a से 0। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा t लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या कर सकते हैं हम, ये माइनस को हटा के इसकी लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से 4a, 0 से 4a लिमिट हो जाएगी। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2√ag, यहाँ से 4 को बाहर निकाल लिया, ये हो गया। अब हम लिखेंगे लिमिट 4a ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a/g प्लस v² प्लस 4ac, ठीक है। और जब यहाँ से हम लिमिट 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 हो गया, तो बस टाइम ये आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं t इक्वल टू 2a/g
और यहाँ पे ये 4a से √4ag कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √4ag, क्योंकि यहाँ पे g अंडर में बाहर के ऊपर आ जाएगा और ये नीचे बच जाएगा √v² + 4ag। हमने ये टोटल टाइम निकाल लिया किसके पदों में, साइन इनवर्स के पदों में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको tan इनवर्स के पदों में लिख सकते हैं। तो जैसे साइन को हम tan इनवर्स के पदों में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी t = 2ag tan इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा, यहाँ पे जैसे साइन इसको आसानी से आप tan में चेंज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4ag/v।